2026 में आपका गोल्ड और सिल्वर को लेके क्या आउटलुक है? गोल्ड की ऐसी कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्योंकि रियल एस्टेट का आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 7 से 8%। 2026 में अभी क्या स्टॉक मार्केट क्रैश आ रहा है? मार्केट का क्या है कि मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट कहता है यार ठीक है तूने गलती करी, मैं भूला, तू छूटा। कोविड आया, लोग मर रहे हैं, मार्केट एक भी दिन बंद नहीं है। जिस दिन पता लगा कि इसकी वैक्सीन बन सकती है उसी दिन मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया। लोग मर रहे हैं लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कहाँ जाते हुए देख रहे हो? इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है, हो सकता है जीरो हो जाए, मैं इस पे कहीं भी डिनायल पे नहीं। लोगों को इसकी वैल्यू 100 करोड़ दिखती है, मुझे नहीं दिखती। सो दीपक भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए अब अपना ये 5th पार्ट हो रहा है, 2026 चालू हो गई है। ये जितने लोग भी इस पॉडकास्ट पे आए हैं ना, आज वो समझेंगे कि एक्चुअल दीपक वाधवा क्या है। ठीक है, आप जो बताना चाहे आप अपने भाषा में बताइए, जो नहीं बताना चाहे आप सीधे बोलिए, ये अनस्क्रिप्टेड पूरा जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, हम सिर्फ वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लोगों को वैल्यू दे। 2026 आ गया है, परसेंटेज वाइज आप बताइए आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, जो भी एसेट हो, कुछ हो सकता है हम सोच भी ना पा रहे हो ऐसा हो, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन परसेंटेज वाइज किस किस जगह पे एट प्रेजेंट 2026 में है? देखो अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा ना पास से यहाँ तक आते हैं। जब मैं 2017-18 में ट्रेडिंग करता था, और तुम भी जानते हो, मैं तो 10 साल से, सब मुझे जानते ही हैं मार्केट में, तो उस वक्त बाजार का जो सबसे बेकार शेयर होता था वो मेरे पोर्टफोलियो में होता था। यू नेम द कचरा एंड दैट इज विद मी। ठीक है, अब नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं कचरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर कोई शेयर 1000 रुपए का था, 800 आया, 600 आया, 500 आया, 400 आया, 100 आया, अब वो 5-6 रुपए का आया, तो दैट इज द गार्बेज ऑफ द मार्केट। यानी कि सब बड़े लोगों ने उसे थ्रो आउट कर दिया है और उसे रिटेलर छाती से चिपका के बैठा है, इस एंटीसिपेशन में कि 6 वाला 1000 दोबारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों पहली लेसन यहाँ पे क्या है कि कचरे को कोई घर नहीं ले जाता, और जो अच्छे शेयर 5-6 रुपए के होते हैं, जिनको 1500 जाना होता है, वो आप उनमें पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस पे पहले ही जो FII DII है वो गिद्ध की तरह बैठ के उसे पकड़ लेते हैं ताकि उसे रिटेल पकड़ ही ना पाए। तो असली मलाई खाते हैं वो। तो पहली लेसन तो ये है। तो मेरे पास 2020-21 तक मुझे समझ आ गई थी कि भैया मुझे इनसे एग्जिट लेना है, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो I have booked more than 80 to 90% loss in my portfolio। और मैं कहता हूं कि मैंने बहुत अच्छा किया। यदि मैं अभी तक पकड़ के चलता तो जो शेयर उस वक्त मैंने 12 का काटा था, आज वो सिर्फ 2 या 1.5 रुपए का है। तो यानी कि अनदर 90% वहां से भी मैं, तो अगर मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 90 लाख का लॉस बुक किया, तो अब 10 का अगर उस वक्त नहीं 10 बुनाता तो अब और वो 1-1.5 लाख ही रह जाता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई सेव्ड एटलीस्ट सम मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। ठीक है, तो पहली लर्निंग ये। दूसरा, मैंने एक ये चीज एनालाइज करी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन हमेशा गलत ही होती है। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन कब होती है, जब वो शेयर बढ़ना शुरू हो चुका होता है और लोग उसमें मलाई खा चुके होते हैं, मैं तब घुसता हूं फोमो में। तो मैंने अपने अंदर से पहला डिसिप्लिनरी एक्शन कि मुझे कचरा नहीं लेना। दूसरा, मुझे कोई स्टॉक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जब कोई भी अच्छा स्टॉक 3000 से गिरता गिरता 2300 आता है, या 2200 आता है, या 2000 आ जाता है, तो उसका यूफोरिया मार्केट में ऐसा बना दिया जाता है कि ये तो 1500 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो माल ही नहीं बिक रहा, इसका तो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, इसका तो कंपटीटर इस पे हावी हो गया। और मैं नाम लूंगा अभी इस शेयर का, ब्लू चिप कंपनी है, हिंदुस्तान में पहला सुपर कंप्यूटर लाने वाली कंपनी है, IT कंपनी नहीं है, आप लोग गूगल करके चेक कर लेना। ठीक है जी। अब उसमें वहां किसी को वैल्यू नहीं दिख रही, जबकि उस शेयर का ये कहा जाता था कि हर 3 साल में ये कैपिटल को डबल कर देता है। और आज मुझे वो शेयर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब वो 2000 के लेवल पे आया तो मुझे वो 1500 और 1200 दिख रहा है।
तो आई एम ऑलवेज नॉट अ गुड सिलेक्टर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अब भैया पैसा तो लगाना है, बिल्कुल। तो कैसे लगाया जाए? तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 ETF। ये बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, जिसका आपको पसंद हो उसका ले लीजिए। ETF, अब मैंने कई ETF में पैसा लगा रखा है। मेरा मानना यह है कि अगर हम ओवरऑल इस पूरे ब्रह्मांड जो स्टॉक मार्केट का है इसको अगर कैटर करना चाहते हैं, तो मेरे को सिर्फ 5 या 6 ही ETF चाहिए, जिसमें कि ये पूरा पूरा मतलब मैं कह रहा हूं कुछ कोई स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो मेरी किट्टी से बच जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया जी, निफ्टी 50 का ETF, जो कि निफ्टी 20 पे सबसे पॉपुलर है। उसके बाद बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल ETFs आते हैं, SBI का आता है, निपॉन का आता है, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। नहीं तो बैंक 20 बोलते हैं उसे इसमें, और SBI का जो आता है उसको बोलते हैं मतलब SBI का म्यूचुअल फंड है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करके। ओके, ठीक है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। वो बिल्कुल यही चलता है। अब हमारे यहाँ एक और ETF है, जैसे बैंक का है वैसे ही एक निफ्टी फाइनेंस भी है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल है। उसका ETF है, हम्म, आप वो ले लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, बैंकिंग आ गई और फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, ठीक है, अब निफ्टी जब आपने लिया उसमें बैंकिंग और वो बाकी के सारे सेक्टर बिल्कुल आ आ गए। गई। सारे सेक्टर इसमें कवर हो गए बैंकिंग के, और सारे लार्ज कैप करीब करीब कवर हो गए। ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसके बाद हम मिड कैप। हम्म, तो मिड कैप 150 का ETF है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है। तो इसमें मतलब जो टॉप की 150 मिड कैप है वो आ गई। इसके बाद आप स्मॉल कैप का एक ETF ले लीजिए। ठीक है, और ETF आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो तो सबके म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इमर्जिंग फंड, ब्लू चिप फंड, ये सबको कैटेगराइज कर लीजिए। थीमेटिक में मैंने सिर्फ एक फाइनेंस और मतलब बैंक और फाइनेंस ले रखा है, बाकी मैंने कोई भी थीमेटिक नहीं ले रखा, क्योंकि थीमेटिक वो कुएं का मेंढक है जो 8 साल में एक बार जागता है। ठीक है। लेकिन फाइनेंस का क्यों ले रखा है, इसका मेरे पास बहुत तगड़ा जवाब है अपने लिए। क्यों रखा है? आज सीमेंट चलेगा तो पैसा फाइनेंस में आएगा, आज IT चलेगा, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, पैसा फाइनेंस में आएगा। आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, आप एप्पल का मोबाइल लेंगे, हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। करेक्ट। एंड द वे डिजिटलाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, यानी कि एक सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आपसे 10-20 रुपए का धनिया भी आप ले रहे हैं तो आपसे डिजिटल मनी ले रहा है। करेक्ट। तो बैंकों में कितना पैसा भी और आना आप लोग सोच नहीं सकते। करेक्ट। सेकेंडली, विद अ न्यू लॉ, अब ये जो इम्प्लीमेंट होगा 31 मार्च के बाद, कि 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स ही नहीं है। अब क्या होगा अभिषेक, इसका लोगों ने अब तक आफ्टर इफेक्ट समझा ही नहीं है, ना किसी ने इन्हें टीवी पे समझाया, ना किसी इकोनॉमिस्ट ने आके बोला, लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि मैं पहले बिजनेस कर चुका हूं। अभी क्या है, एक व्यापारी है, हम जिसे कि स्मॉल दुकानदार बोल सकते हैं, छोटा फैक्ट्री वाला बोल सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है वो बोल सकते हैं, मतलब कोई भी छोटा व्यापारी है, कपड़े की दुकान वाला बोल सकते हैं। अब वो क्या करता था जी, 3 लाख की अपनी रिटर्न, 3 लाख की अपनी वाइफ की रिटर्न। उसकी वाइफ क्या कर रही है जिसकी रिटर्न, कुछ नहीं कर रही, वो अपनी इनकम को इधर वाइफ के नाम से भी भर देता था या अपना कच्चा पक्का काला पीला कर लेता था। और ये मैं बिल्कुल कैमरा ही बोल रहा हूँ काला पीला, क्योंकि लोग करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी कहीं से ऊपर की कमाई है, वो अपनी बीवी के नाम से रिटर्न भर देता है 2-5 लाख की, कि भाई उसकी एक वेल्थ जनरेशन होती रहे। आप उसकी वाइफ को एक बार बुला के पूछो तो सही कि बेटा तू करता क्या है, सही बात है। उसके पास जवाब नहीं है। लेकिन सरकार कहती है चलो जी एक आदमी टैक्स नेट में तो आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग कि एटलीस्ट यू आर इन टैक्स नेट। ओके। क्योंकि क्या है, आज आप टैक्स नहीं दे रहे, कभी तो दोगे। अब गवर्नमेंट ने देखा भाई इंडिया की जो पब्लिक है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, उसने कहा भाई देखो हम टैक्स वैक्स तो नहीं देंगे, और क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आज की तारीख में लाख रुपए कोई ऐसी रकम भी नहीं रह गई जिसका कि बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाए। करेक्ट। ठीक है, तो सरकार ने कहा भैया कोई बात नहीं, टैक्स तो ये नहीं देंगे, लेकिन इनसे हम टैक्स इनडायरेक्ट ले सकते हैं, इनकम टैक्स ही तो नहीं देगा।
एप्पल का फोन लेगा उस पे तो हम ले ही रहे हैं जीएसटी, खाना खाएगा उस पे तो देगा, बिल्कुल गाड़ी लेगा उस पे तो देगा, सिगरेट पिएगा उस पे देगा, बार क्लबों में जाएगा उस पे तो देगा 32% या 36% जीएसटी और टैक्सेस। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत स्मार्ट मूव खेली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और मोदी जी ने कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दो पैसा। अब क्या हुआ जी, 12 आपने अपनी भरी, 12 बीवी की भरी, अब ये 24 लाख कहाँ आएगा, अकाउंट में आएगा। अब यहां से सारा टर्न अराउंड टेबल शुरू होती है अभिषेक। बिल्कुल ये 24 लाख रुपए का क्या करेगा आदमी? पहली चीज, वो इसका खर्चा करेगा तो गवर्नमेंट को जो अब तक टैक्सेस नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, वो सब क्या होगा, वो आने लगेगा। ठीक है। अब जब आदमी के पास एक डिस्पोजेबल इनकम 24 लाख रुपए की एक्स्ट्रा आ गई अकाउंट में, खर्चा तो करेगा। वो क्या करेगा जी, होम लोन लेगा। होम लोन लेते ही बैंक का मीटर चालू, यानी बैंक की आमदनी शुरू हो गई आपके पैसे से। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में आप हिस्सेदार बन गए, जो कि अभी आप नहीं कर रहे थे क्योंकि आपकी आमदनी 3 लाख रुपए आप भर रहे थे। अब 24 लाख आते के साथ आप क्या करोगे, गाड़ी लोगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करोगे जो अभी तक आप दबे हुए रह रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास वाइट की इनकम नहीं थी। आपको हर वक्त डर था कि मैं ये लूं, मैं ये ना लूं। और इसको आप वो कैसे करते थे फिगर आउट, यार अभिषेक ये कैश ले ले, एंट्री दे दे, इसको एंट्री ही बोलते हैं। मैंने इससे ले ली, उससे ले ली, क्या हुआ, वो खर्चा मैंने किया तो आप नहीं कर पाए ना उस पैसे से खर्चा। सही बात है। तो गवर्नमेंट प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव। हमें ऐसा लग रहा है भाई ये तो जो है टैक्स की मतलब इनको लॉस होएगा। अरे भाई टैक्स का लॉस नहीं होगा, उन्होंने कितने सारे एवेन्यू खोल दिए, कितनी बड़ी मार्केट डेवलप कर दी, और इसके बाद गाड़ी ले ली, घर ले ली, लेकिन 12 लाख तो हर साल आ रहे हैं। अब क्या करोगे आप, ये सिप के फॉर्मेट में इन्वेस्ट होगा। तो जो एफआईआई की डिपेंडेंसी है वो तो तुम्हें भी पता है, जितना एफआईआई ने 2024-25 में माल 23-24-25 में माल बेचा है, अगर अपनी डीआईआई स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि म्यूचुअल फंड 26,000 की सिप नहीं हो रही होती, तो भाई साहब अपना मार्केट तो 50-60% लुढ़क जाता। बिल्कुल यहाँ 20% के ही टोटे हो गए। तो कुल मिला के क्या है, गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और मैं तो कहूंगा भाई साहब, अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, मोदी जी के बारे में कोई भी बोले, बट आई हैव अ सैल्यूट फॉर हिम, क्योंकि वॉट एवर सिस्टम ही इज ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन। इट इज नॉट अ सिस्टम, इट इज अ रेवोल्यूशन। अमेजिंग। आपको नहीं पता था कि दिल्ली से देहरादून की एक सड़क बन सकती है जिसपे 3 घंटे में जाया जा सकता है। बिल्कुल है, गडकरी जी ने कहा भैया सड़क बना रहा हूँ, टॉल दे दो, उड़ते हुए जाओ। अरे अब लोग कहते हैं भैया टॉल देना, उससे ज्यादा तो हम तेल फूक देते थे भीड़ों में खड़ा होने के लिए। सही बात है। अब भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, आई एम स्टेइंग इन नोएडा, करेक्ट। विद इन 2.5 hours आई एम एट आगरा। टॉल दिया, कोई बात नहीं। विद इन 2.5 hours आई एम एट हरिद्वार। विद इन 2.5 hours आई एम रीचिंग कौन सी और जगह जा सकता हूँ मैं, सुखदेव। 1 घंटे में हम चले जाते हैं, 1-1.5 घंटे में। ठीक है जी। उसके बाद हर जगह मतलब विद इन 4 hours आई एम रीचिंग जयपुर वाया न्यू हाईवे। करेक्ट। विद इन 4 hours। तो भाई अगर मेरा 500 रुपए टॉल एक्स्ट्रा लगा, 2000 का तो मैंने तेल और टाइम बचा लिया। सही बात। आदमी अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं करता। आज मैं सबसे कहता हूं दोस्तों, इस चीज को, एक अपनी टाइम की वैल्यू निकालिए। अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 30 दिन का आपका काम होता है, और अगर आपकी 22 दिन की नौकरी है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 22 यानी पर डे की इनकम आ गई, डिवाइडेड बाय 8 यानी कि पर घंटे की आ गई। अगर आप कहीं चल दिए कि मैं ये 50 रुपए बचाया हूं, तो भाई आपके घंटे की कीमत 500, 800, 1000 रुपए है। तो एटलीस्ट वो सिंपल मैथ्स तो कर लो यार। सही बात है। तो देश में ग्रोथ अभी ट्रिमेंडस होने वाली है। अब वापस आते हैं कि मैंने हाँ ETF। हाँ। तो दोस्तों जब आप क्या करते हैं कि आप इन सब बास्केट्स में पैसा डालते हैं, तो जितनी अच्छी कंपनी है 2-3 हजार 2,500 आपका पैसा बाय डिफॉल्ट उसमें लग रहा है। किसी में 1 रुपया, किसी में 5 रुपया, किसी में 10 रुपया, किसी में 50 रुपया। और वो जब ग्रो करेंगी तो दोस्तों आपकी वेल्थ अपने आप बन जाएगी। अब एलोकेशन की बात करते हैं। जो मैं पहले बैंक में पैसा रखता था और FD में रखता था, उसको मैंने कर दिया है लार्ज कैप, यानी कि दैट इज ओनली 15 to 20% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट।
तो 20% आपका लार्ज कैप में लगता है। हाँ, ये पैसा वो है कि मैं कभी भी निकाल सकता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे लॉस भी कम होएगा। कल को मार्केट यहाँ से डिप डाउन भी हो जाए तो ये 15-20% ही गिरेंगे, इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे, बट ठीक आई है। एम रेडी, क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स उसमें इतना कमा भी रखा है। ठीक है, तो लार्ज कैप में 20%, 20%। मिड कैप में 35%, ठीक है, तो हो गया 55%। 15 से 20% मेरा है स्मॉल कैप में, 75%। उसके बाद 10 से 15% है मेरा सिल्वर और गोल्ड के ETF में। अच्छा, तो ये 90%। इसके बाद जो बाकी का 10% है वो मैंने अभी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया है इसमें, एंड आई एम बाइंग कॉपर। अब वो कॉपर का कोई ऐसा ETF तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया है, कॉपर का जो लॉट होता है MCX में, उसका करीब 40-50% पैसा डाल के और मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ, ताकि 50% भी ये गिर जाए तो मेरे को कहीं लॉस ना हो। अमेजिंग। पर दीपक भाई एक चीज बताइए, ये जो आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन बताया जिसका बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, आई एम प्रीटी श्योर लोगों को पसंद आ रहा है, वो लाइक कर रहे हैं इस चीज को। बट मुझे एक चीज बताइए, ये है आपकी इन्वेस्टिंग वाला पोर्टफोलियो। जी, मैं एक जनरल लाइफ दीपक वाधवा पोर्टफोलियो समझना चाहता हूं कि अगर दीपक वाधवा के पास 100 रुपए है तो वो कितना रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, कितना वो- रेंटल, कितना बिजनेस। देखो साहब, मेरा सिर्फ एक मानना है कि घर आपके पास केवल एक होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट घर नहीं है। तो आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट नहीं करते? करता हूँ। मेरे पास एक घर है, यू कैन चेक माई बैलेंस शीट, यू कैन चेक माई असेट, मेरे पास एक ही घर है। ठीक है, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि मेरी बीवी के नाम अलग है, बच्ची के नाम अलग है, बेटे के नाम, भाई मेरे पास एक ही घर है और वो एक ही घर है मेरा, बस। ठीक है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्योंकि रियल एस्टेट का आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 7 से 8% की यील्ड है ना। बट लैंड का, है? लैंड, लैंड भी आप देख लो। तो आप लैंड पे भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, रियल एस्टेट तो का 100 रुपए अगर आपके पास है तो वो पूरा का पूरा आप इक्विटी और ये कॉपर और इन सब में डाल रहे हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने एक घर ले रखा है, मेरा घर से काम खत्म हो गया। इसके बाद मैंने एक और इन्वेस्टमेंट कर रखी है, विच इज अ कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जहां से मुझे रेंट की यील्ड आती है। ठीक है। अब दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं कर रखा कि मैंने किसी बिल्डर के यहाँ या किसी बड़ी फैक्ट्री या कोई ले रखा है। मैंने एक अपकमिंग एरिया जो होता है, जो कि हमारे नोएडा से करीब 30 किलोमीटर आगे है, वहां पे एक खेत कन्वर्टेड टू इंडस्ट्रियल लैंड था, जिसका कि लैंड यूज चेंज हुआ था। मैंने वहां पे एक लैंड ले ली, और वो भी कितनी, 300 गज की, और उस पे मैंने शेड बना के उसको जो है रेंट आउट कर दिया। ठीक है। तो वहां से मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, और एक मेरे को यील्ड आ रही है जिसकी कि 8% सालाना की यील्ड है। ओके, ठीक तो है। अब आप कहेंगे कि 8% है, बेवकूफ है, लेकिन भाई साहब जब आप लैंड को कैलकुलेट करते हैं तो लैंड की एप्रिसिएशन 7% है ओवर 30 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो 8% मुझे रेंट की यील्ड आई, 7% वहां से आ गया, तो 15% का मेरा इकोनॉमिक्स यहाँ पे पूरा हो जाता है। परफेक्ट। मैं निफ्टी में पैसा लगाऊं या इस तरह के ब्लॉक्स में लगाऊं, मेरे को 15% की यील्ड आ रही है। ठीक है। तो आई एम नॉट पुटिंग ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। ठीक है। इसके अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप और वो मैंने हाई रिस्क पे रखे हुए हैं। वो ठीक है। इसलिए कि जब मुझे कोई कंटिजेनियस फंड चाहिए या इमरजेंसी फंड चाहिए तो लार्ज कैप में डाल लो, निकाल लो, वो इट्स लाइक एन FD। ठीक है। ना बहुत तेज बढ़ता है, ना बहुत तेज गिरता है। ठीक है। मिड कैप का ETF जब अभी 2 साल पहले मार्केट करीब 30%, 25% गिरा था, तो मेरा वो 40% लाल हो गया था। ठीक है। 100 रुपए के 60 रह गए थे। ठीक है। वहां पे मैंने क्या किया, लार्ज कैप को, जिसमें कि मेरा लॉस 15% था, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया, सारा पैसा लार्ज से निकाल के इसमें कर दिया। ओके। मतलब मैंने वहां पे 15% का लॉस बुक कर लिया, और यहाँ मैंने 40% सस्ते पे उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। जो कि आज मेरा वो पैसा डबल यील्ड पे चल रहा है। ठीक है। सो यू हैव टू प्ले स्मार्ट। परफेक्ट। आपको कब स्विचिंग करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको ये नहीं बताता, कोई भी फाइनेंशियल क्रिएटर, मतलब फाइनेंस क्रिएटर हो, कि भाई सिप कर दो 15 साल 30 साल के लिए। कोई ये नहीं बताता कि सिप में आप स्विच और डायनामिक अपनी क्षमताओं को यूज करके आप स्विचिंग करके यू कैन एक्सट्रैक्ट यील्ड टू एन एक्सटेंड ऑफ 30% एक्स्ट्रा आ जाती है। इसके बाद जैसे मैंने बताया, मेटल इज द लेटेस्ट इन, तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल गोल्ड भी ले लेता हूँ, क्योंकि उससे पत्नी भी खुश रहती है। बिल्कुल, वो भी मैं ईंट भी ले लेता हूँ, ब्रिक्स। जो ब्रिक होती है। चांदी आजकल मैंने तब से ले रखी है, 90,000 के आसपास थी, और मैंने चांदी आज से तब भी ले रखी है, मेरे पास तब की भी ब्रिक पड़ी है जब वो 30,000 रुपए थी मात्र। ओके, वाह।
तो आप 30,000 पे भी ले सकते हो, 90,000 पे भी ले सकते हो, जो कि आज मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। डबल हो रहा है, करेक्ट। लेकिन मैं अभी बेच नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें और पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है। अभी कॉपर में मैंने इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि कॉपर की ना तो ब्रिक मिलती है, अगर मिलती भी है तो शायद मैं आई एम नॉट अवेयर, मिलती होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी मेटल है उसकी ब्रिक ना मिले, लेकिन कहाँ रखेंगे, कहाँ संभालेंगे, इससे बेटर है वो डिजिटल फॉर्म में ले लिए। ठीक है। तो ऑल माई मनी इज इन्वेस्टेड लाइक दिस। तो मुझे एक चीज बताइए, जब आपने गोल्ड और सिल्वर की बात करी और आपने कहा कि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, 2026 में आपका गोल्ड और सिल्वर को लेके क्या आउटलुक है और क्यों? देखिए, गोल्ड को लेकर गोल्ड की ऐसी कोई डिमांड नहीं बढ़ रही है, बल्कि एज द प्राइस इज राइजिंग डिमांड खत्म हो रही है। ठीक है। अभी हो क्या रहा है, गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं। 76, आई मे बी रॉन्ग इन द ईयर व्हाट आई एम okay, टेलिंग, it's okay. मेरे ख्याल 74 या 76 में यूएस ने कहा जी हम गोल्ड की वैल्यू को बैक करके डॉलर छापेंगे। ठीक है। ठीक है जी, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, गोल्ड खरीदती है गवर्नमेंट, नोट छाप लेती है। बिल्कुल। अब नोटों की जरूरत क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप सब लोग समझ लीजिए। आज से हम 20-30 साल पीछे चलते हैं तो मेरे पापा की जेब में मुश्किल से 500 या 1000 रुपए होते थे। आज आप सब लोग 5000 लेके चलते हैं और आपके बच्चे शायद 15,000 लेके चलेंगे। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन और या इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए नोट छापने पड़ते हैं। करेक्ट। अब देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं कि ये 1 किलो सोना है, इसकी वैल्यू आज की तारीख में 1 लाख है। ठीक है। तो सरकार ने ये खरीदा और 1 लाख के नोट छाप लिए, यानी कि द करेंसी इज बैक्ड अप विद गोल्ड। गोल्ड, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। तो Okay. गवर्नमेंट हैज द पावर के 1 लाख के नोट और छाप ले। ठीक है। ठीक है, अब कल को इसकी वैल्यू 3 लाख हो गई तो उन्होंने 1 लाख के नोट और छाप लिए। मतलब कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है अपनी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका वो हो रहा है। और ये चीज तो आपके लिए भी है। आप मान लो होम लोन लेने गए, 10 साल बाद वही बैंक आपसे कहता है कि सर क्योंकि अब तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, आप हमसे एक टॉपअप भी ले लो। सही बात है। क्योंकि वैल्यू बढ़ गई ना। तो कोलेट्रल, दिस इज ऑल्सो कोलेट्रल। गोल्ड केप्ट इन द वॉल्ट ऑफ आरबीआई इज कोलेट्रल। करेक्ट। कोलेट्रल अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ द क्या नाम है अपना जो ये है, हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं तो ये इससे गारंटी। तो अब क्या हो रहा है कि यूएस ने कहा भैया हमारे पास तो इतने बिलियन डॉलर की जरूरत है, उन्होंने कई बार कई बिलियन डॉलर छाप लिए। अब छाप लिए तो वो जो है गोल्ड की वैल्यू इम्बैलेंस हो गई। तो उन्होंने कहा जी हम तो गोल्ड को मानते ही नहीं अपना क्या कहते हैं कोलेट्रल या बैकअप वैल्यू। अब चाइना और अमेरिका की आपको पता ही है भाई कौन सुपर पावर है, ये डिबेट चलती ही रहती है। आपने देखा होगा पीछे ट्रम्प साहब ने इतने वो टैरिफ्स लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अब चाइना को सुपर पावर बनना है। आज यूएस डॉलर किसी भी वजह से कोलैप्स हो जाए, किसी भी वजह से कोलैप्स हो जाए, या कल को ट्रम्प साहब आके कह दें आज रात को 8 बजे से यूएस डॉलर की वैल्यू 0 है, हम एक नई करेंसी ले आए, इसको हम डॉलर की जगह टॉलर बोलते हैं। क्योंकि गोल्ड तो है ही नहीं, बस छपाई तो करनी है, कागज वो छाप लो। सही बात। अब चाइना सबसे ज्यादा क्या करता है, माल एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसके पास डॉलर आ रहे हैं। अब वो डॉलर रखकर रखेगा और चाइना को मतलब यूएस को कभी भी चाइना को कमजोर करना है, वो डॉलर की वैल्यू 0 कर देगा। तो ये बर्बाद हो गए। तो ये इन्हें अपनी बर्बादी को बचाने के लिए गोल्ड खरीदना पड़ रहा है, ये इनकी मजबूरी है, शौक नहीं है। आज तुमने मेरे को कोई चीज कही कि दीपक भाई तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं, और कल को वो साथ तुमने पीछे खींच लिया। आज हम सारी वैल्यूएशन चाइना की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कितने ट्रिलियन डॉलर का रिजर्व है, डॉलर रिजर्व। इतने डॉलर चाइना वो यूएस में नहीं है जितने डॉलर चाइना के पास है। करेक्ट। लेकिन ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। कल को ऐसा ना हो कि ट्रम्प साहब या कोई और साहब, whosoever is the president of US, वो डॉलर को ही 0 कर दें, डिवैल्यूएट कर दें, अप्रिशिएट कर दें। तो मतलब मैंने अपनी गर्दन उसके हाथ में दे रखी है, तो मैंने कहा भैया पीली धातु ले लो। ओके, इसलिए
इसीलिए इसका प्राइस बढ़ रहा है। असली हकीकत ये है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके, और आप शायद कुछ 74-75 बोल रहे थे, वो पेट्रो डॉलर्स वाला सीन हुआ था, निक्सन शॉक मुझे नहीं पता है, मैं मतलब आई माइट बी नहीं रॉन्ग। नहीं, वो सही आप बोल रहे हो कि वो मेरे को भी ध्यान आया है, वो अरब लोगों का हाँ। पूरा चल रहा था, वो निक्सन शॉक था। बट फिर गोल्ड तो दीपक भाई आपने समझा दिया बहुत बखूबी, बहुत सही आपने पूरा बताया कि मजबूरी है जिसके चक्कर में बढ़ रहा है, तो हम तो भाई बहती गंगा में सवार हो गए। सिल्वर का क्या सीन? देखो दोस्तों, सिल्वर जब भी बढ़ता है ना, मैं आप लोगों को एक बड़ा सही उदाहरण देता हूँ। 2014 में भी सिल्वर बढ़ने लगा था, और 12 में, जहाँ $50 से वो क्रैश होके, मतलब क्योंकि आई वॉज होल्डिंग, मतलब लोगों के पास इतनी होती है, मेरे पास इतनी थी सिल्वर उस दिन, ओके, जिस दिन ये क्रैश आया। ठीक है जी। और उस वक्त भी यही गाना बज रहा था कि इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। दोस्तों ये गाना बजता रहेगा, कोई इसके स्पेसिफिक डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है, और चांदी इतनी निकल रही है कि उसकी कहीं शॉर्टेज भी नहीं है। ठीक है। लेकिन बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट प्रेशियस मेटल विच इज ट्रेडेबल एंड इजीली अवेलेबल। ऐसे तो रेडियम भी एक मेटल है, लेकिन क्या आप उसे स्टोर कर सकते हैं? प्लूटोनियम भी एक मेटल है, वो सब रेडियो एक्टिव है। तो चांदी की, वो है ना, गेहूं के साथ गुड़ भी पिस रहा है, तो या सोने के साग साथ के सिल्वर। साथ बथुए को भी पानी लग रहा है। ये इसलिए बुलियन में आता है, ट्रेडेबल है, नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे आयरन आप लेके रख लें, थोड़े दिन बाद जंग लग के खत्म हो जाएगा। पीतल को रख लें, वो हरा हरा कोरोजन उस पे आ जाता है, खत्म हो जाएगा। कॉपर को रख लें, हरा हरा होके खत्म हो जाएगा। चांदी को 100 साल रख लो, आपने खरीदी, आप अपने बच्चे को दे के जाओगे, 1 किलो की 1 ही किलो रहेगी, वो पॉलिश कराएगा, बिल्कुल वैसी ही चमक आ जाएगी। सोना कभी अपनी चमक खोता नहीं है। बिल्कुल। तो ये दोनों इसके वो हैं। माइट बी 2, 5, 10% अगर सोलर में इधर उधर में लग भी रहा है। आपकी गाड़ियों में चांदी की तार नहीं लग रही, जहाज में जो लग रही थी वो भी भाई साहब बहुत मिक्सेबल है, वो भी कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज चांदी इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसका बेनिफिट उसे मिलता है। लेकिन कॉपर भी कर रहा है ना, वो कहाँ, कौन डालेगा चांदी? बस सिंपल। और मुझे ये बताइए 2026 में अभी क्या स्टॉक मार्केट क्रैश आ रहा है? देखो अभिषेक, मैं ना बहुत पुरानी बात करता हूँ, मतलब जब से मुझे होश है। 90 में हम लोग चलने शुरू हुए, 1992 में हर्षद मेहता जी आ गए। बिल्कुल। तब थोड़ा मार्केट संभलने की कोशिश हुआ, तो 1996 से 2000 तक अनगिनत हमारे यहाँ स्कैम हुए, जिसमें फॉर्डर स्कैम वाज द बिगेस्ट वन, चारा घोटाला जिसको हम आज तक याद करते हैं। और उसके अलावा लाइन से कई स्कैम आए जो कि मतलब छोटे बड़े थे, और मार्केट गिर रहा था। करेक्ट। उसके बाद 2000 में .com बबल आया, 2004 में फिर ये ए राजा से लेके और ये, और 2008 तक फिर कई स्कैम निकल के आ गए। 2008 में जगतमंदी आ गई, थोड़ा बाजार संभलने की कोशिश करी। 2014 आते आते तक अपन 6000 पे ही रिवॉल्व कर रहे थे, मतलब 30 साल में 6000 पे ही थे। उसके बाद मोदी जी आए, बाजार 6000 से 9000 आ गया, फिर 50% क्रैश होकर दोबारा 6000 पे आ गया विद इन 2.5 साल। बिल्कुल। फिर अभी ऊपर ही चल रहा था, तो ये एवरग्रीन चाइना का भी आ गया, और उसमें जो है ये आ गया, क्या नाम, नोटबंदी आ गई। कुछ कुछ आता रहा, फिर बाजार चलना शुरू हुआ, 12,000 पहुंचा, तो कोविड साहब आ गए। अब कोविड के बाद भाई साहब आज 5 साल हो गए, बीच में युद्ध भी कई देख लिए हमने, सब कर लिए। तो मार्केट का क्या है कि मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट कहता है यार ठीक है, तूने गलती करी, मैं भूला, तू छूटा। मार्केट कभी भी ना अपने गम दुखड़े पकड़ के नहीं बैठ जाता। कोविड आया, लोग मर रहे हैं, मार्केट एक भी दिन बंद नहीं है। बिल्कुल भाई। जिस दिन पता लगा कि इसकी वैक्सीन बन सकती है, उसी दिन मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया। लोग मर रहे हैं लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों? सही बात है। रशिया यूक्रेन हुआ, पहले दिन हुआ भाई साहब हमारी मार्केट में 2700 पॉइंट बैंक निफ्टी उस दिन गिरा। उसके बाद, और उस दिन क्या हुआ, सिर्फ पहला बम गिरा था, कोई मरा मरा है उसकी डिटेल नहीं है। सही बात है। अब तो भाई साहब पूरा यूक्रेन खत्म हो गया, कहाँ हैं लोग, कहाँ है? बिल्कुल। चल रहा है ना ऊपर ही बाजार, जा रहा है। रोज नया हाई बन रहा है। एनवीडिया देखो भाई साहब, जिस दिन रशिया यूक्रेन हुआ उस दिन कोई जानता नहीं था, आज सारे दुनिया जान रही है एनवीडिया को। तो और हाँ, मैं इस पे आता हूँ। तो ये सब जो है
गोरख धंधा चलता रहेगा, मार्केट गिरेगी भी, नए इन्वेस्टर आएंगे भी, बॉटम फिशिंग भी होगी, फिर नया हाई बनेगा, ये चलता रहेगा। इसकी वजह क्या है कि आज मान लो एक कंपनी एप्पल की बात करते हैं, उसके 1 करोड़ फोन एक महीने में बिकते हैं, मे बी ज्यादा बिकते हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पलरी। अब भाई साहब रशिया यूक्रेन हो गया, एप्पल का शेयर 20% गिर गया। ठीक है। क्या मुझे परसों फोन लेना है तो मैं इसलिए नहीं लूंगा कि वहां ये लड़ाई हो गई? इसका मतलब 1 करोड़ एकवा फोन भी उसका बिकेगा, बिल्कुल बिल्कुल उसकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है। सही बात है। आज रिलायंस अगर 1 लाख लीटर तेल पर मिनट रिफाइन कर रहा है और उसका खप रहा है, कहीं लड़ाई हो जाए मेरे को क्या फर्क पड़ता है? सही बात। मेरे को तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, मेरी रोज की कंजम्पशन 5 लीटर पेट्रोल की है, तो मैं तो वो कंज्यूम कर ही रहा हूं ना। मेरे घर पे एक वाईफाई लगा हुआ है जो कि एयरटेल का है या जियो का है। अब मेरे बच्चे और मैं सब मिला के 1 GB 2 GB डेटा रोज का कंज्यूम कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ इंस्टाग्राम या मूवी या फलाना या ढिमका, हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर आज कहीं पे कोई टेंशन हो गई, एयरटेल गिर गया या जियो गिर गया, वो कल फिर खड़ा हो जाएगा। कंजम्पशन थोड़ी बंद हुई है उसकी। सही बात है। अब मैं जॉकी का कच्छा पहनता हूं तो भाई पहनता हूं ना यार, कहीं लड़ो कहीं मरो तो मेरी कंजम्पशन है। मैं मारुति की कार चलाता हूं तो चलाता हूं, मैं जेके टायर यूज करता हूं, एमआरएफ टायर यूज करता हूं, ठीक है। तो कंजम्पशन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है। ठीक है ना? कंजम्पशन बेस्ड जो स्टोरी होती है वो किसकी होती है? ऑटोमोटिव की, रियल स्टेट। इसीलिए हमने देखा पिछले 20 साल रियल स्टेट चला ही नहीं था। फार्मा, बीमारी आ गई, सबकी दवाइयां बिकने लगी, बीमारी नहीं है तो जो बिक रही है कंजम्पशन वही है, कोई इसमें इंक्रीज नहीं है बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था थीमेटिक मैं नहीं लेता हूं। दूसरा दोस्तों, मैं उस वक्त जब एलोकेशन की बात हो रही थी, एक मेरा अच्छा खासा फंड डिजिटल यानी कि बिटकॉइन और ये क्रिप्टो में भी इन्वेस्टेड है, जो मैं बताना भूल गया था। दैट इज, बट अगर मैं पूरी अपनी वेल्थ का देखूं तो दैट इज नॉट इवन 5 to 10% भी नहीं होगा। ये बिकॉज आपने बिटकॉइन की बात छेड़ ही दी है, मेरा आखिरी 2 सवाल है। पहला सवाल ही पहले मैं पूछता हूँ, 2026 में 2026 में आप ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कहाँ जाते हुए देख रहे हो? मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बैन हो जाएगा। आए दिन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ना क्रिप्टो ब्रोकर्स में भी कुछ ना कुछ निकला, कहीं पे कुछ स्कैम हो गया, कहीं पे हैकिंग हो गई। तो आपका क्या व्यू है 2026 में? देखिए, पहले मैं आप लोगों के कुछ मिथ को क्लियर कर देता हूँ। परफेक्ट। क्रिप्टो रिलेटेड सारे सब क्रिप्टो की बात ठीक कर रहे हैं। दोस्तों, आज से हम 15 साल पहले चलते हैं, जब ये डिजिटलाइजेशन जोर पकड़ रहा था, यानी कि बैंकिंग आप कंप्यूटर पे कर सकते थे। कितने स्कैम होते थे? क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ बैंकिंग ऑन इंटरनेट आई थी। करेक्ट। तब ना तो इंटरनेट सिक्योर थे, ना हमारे कंप्यूटर सिक्योर थे, और हम लोग एक वायरस स्कैनर भी घुसा के रखते थे, जो कि आज मेरे ख्याल से कोई वायरस स्कैनर मैंने तो नहीं देखा कोई यूज करता होगा, जबकि वायरस उससे ज्यादा आ गए। तो क्या है, वी आर इवॉल्विंग। ठीक है, तो क्रिप्टो भी अभी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ही चल रही है, 5 6 10 जनरेशन पे पहुंचा नहीं है। ठीक है। तो पहली चीज ये कि इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे एक्सचेंज भी हैक हो जाते हैं, बट विद एवरी disaster they are learning new technologies, they are evolving with new technologies and they are becoming more secure. This is one. 2, इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है। मतलब कि मुझे आपको एक कुछ खरीदना या बेचना है, तो ये नहीं कि मैं कार लेने गया तो मेरे को अभी भी चेक या पैसा यूपीआई करना है, मैं क्रिप्टो से पे नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पीछे वर्ड है पूरा क्रिप्टो करेंसी। ओके। तो यानी कि कुछ देशों में एज ए करेंसी यूज होता है, हमारे देश अपने में यहाँ नहीं लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए करेंसी तो है, ठीक है। लेकिन ट्रेडेबल है, इन्वेस्टेबल है। करेंसी एज ए लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। तो अब आप समझ गए कि बैन क्या है। बैन इज कि यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट। मुझे आपको 100 रुपए देने हैं तो 100 का नोट ही लूंगा मैं, या यूपीआई लूंगा मैं। डिजिटल असेट में आपसे ये नहीं ले सकता। ठीक है। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। सरकार ने कहा जी हम इसको बैन नहीं करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी, और उन्होंने गवर्नमेंट को हिदायत दी है इसका फ्रेमवर्क बनाओ। बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो नाउ यू कैन ट्रेड इट, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, बट यू कैन नॉट पे मी एज ए लीगल टेंडर। ओके। अब
जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे 30% टैक्स और 1% TDS है, वो देना ही पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, ठीक है, विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट योर लॉसेस। ओके, यानी कि मैंने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए सरकार ले लेगी, लेकिन मैंने 500 का लॉस किया तो मेरे को सरकार ये नहीं कहेगी कि तेरा 400 का लॉस है, सरकार कहेगी 100 का प्रॉफिट है, 500 का लॉस है, 500 लॉस तेरे गए, 100 पे हमें टैक्स दे दे। अभी ठीक तक ये सिस्टम है, बट फ्यूचर जब आप ट्रेड कर रहे हैं वो एक ग्रे एरिया है, CA भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको बिजनेस इनकम लेना है या वो लेना, और सरकार भी इस पे कोई जवाब नहीं दे रही है। तो अभी तक ये ग्रे एरिया है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्योंकि इंडिया में जो है एज ए बिजनेस इनकम ट्रेड होती है, डेरिवेटिव बैक्ड है, तो इसलिए अभी तक ये ग्रे एरिया है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक तो है, बाकी CA अभी आपको बिजनेस इनकम नहीं कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके 2 मिथ हो गए, टैक्स भी देना है और ये भी करना है। 100% लीगल है, और आजकल जितने एक्सचेंज हैं वो FIU रेगुलेटेड है, इंडिया में हर तरीके से लीगल है। आपका बैंक से पैसा जाएगा, बैंक में पैसा आएगा, कोई ये नहीं है कि रामलाल ने दिया, श्यामलाल ने कर लिया। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने एक और चेक पॉइंट लगा दिया कि जो आपके असेट्स हैं यानी कि बिटकॉइन है वो आपके वॉलेट में ही रहेंगे, आप उसे एग्जिट नहीं ले सकते। यानी कि आप अपना बिटकॉइन मुझे नहीं दे सकते, जबकि बाहर मेरा देश तेरे में क्या पास है ठीक है, कि आप, क्योंकि वो मतलब लीगल टेंडर है, तो मेरे को आपको पैसा देना है या आपने मुझे देना है, तो आप मुझे USDT दे दो या बिटकॉइन दे दो और मैं उतनी करेंसी को मान लेता था लीगल टेंडर। लेकिन इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपने चेक पॉइंट्स बनाए हैं, टैक्सेशन का चेक पॉइंट है प्लस FIU रेगुलेटेड है, तो इसमें पूरा सही है। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हो सकता है 0 हो जाए, मैं इस पे कहीं भी डिनायल पे नहीं। लोगों को इसकी वैल्यू 100 करोड़ दिखती है, मुझे नहीं दिखती। क्यों? अल्टीमेटली उसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता। आज जैसे डॉलर के पीछे कुछ तो सोना रखा ही है ना, लेकिन इसके पीछे क्या सोना चांदी क्या है कुछ नहीं पता। सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ETF जो घुस गए हैं US में, बिटकॉइन के ETF आ गए हैं, इथेरियम के आ गए, और अब XRP के भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग ब्लैक रॉक और ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कितना पोर्शन? मैंने अपनी टोटल वर्थ का कुल 5% लगाया है। डूब जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव कि आज 80,000 का बिटकॉइन है, कल 90,000 का हो गया, एक हफ्ते में ही 10,000 बढ़ गया। कहने को 10,000 बढ़ गया, लेकिन वो है 12 से 13%। तो लोगों को वो बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है और सब लेवरेज पे काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज समझ लेना, एक इसे डिस्क्लेमर ले लो, वार्निंग ले लो, या एक मेरा नोट ऑफ क्वेश्चन ले लो कि बिटकॉइन हो या कोई सा भी कॉइन हो, एक दिन में जब ये गिरने पे आता है तो 99.9% वैल्यू भी अपनी लूज कर सकता है, और पीछे की भी है। यस, पहले भी यू कैनॉट ट्रस्ट ऑन क्रिप्टो, क्योंकि यहाँ पंप एंड डंप बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है, बहुत प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए लॉसेस हो रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप काम करें खूब स्टेडी करके करें, स्टॉप लॉस लगाए बगैर काम ना करें, क्योंकि आप तो भाई साहब रात को 2 बजे सो रहे हैं और पता लगा 2 बजे ही आपका लिया हुआ कॉइन 90% गिर गया, और जब आप सुबह उठे तो आपका सूपड़ा साफ हो गया। दीपक भाई, बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है अभी तक। मेरे को 100% श्योर है लोग लाइक भी करोगे, लेकिन मेरे एक आखिरी सवाल है। जी जी। नहीं, एक कहावत बहुत चलती है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपए में टाइटन का शेयर लिया था और उसके बाद उस पर कुछ 1800 गुना रुपए उन्होंने कमाए, डिविडेंड्स और स्प्लिट्स और ये करके। 2026 में अगर किसी को राकेश झुनझुनवाला जी जैसा इन्वेस्ट करना है कि मल्टी बैगर मैं ढूंढ लूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभिषेक, कब लिया था उन्होंने ये शेयर 3 रुपए का? ये 2000s में लिया था। 2000। आज हम कहाँ बैठे हैं? 2026 में। बिल्कुल। कितने साल हो गए भाई? 26 साल। 20 साल। 20 साल, हाँ सॉरी। जिस दिन जो ये ऑडियंस हमारा पॉडकास्ट देख रही है, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके अंदर 26 साल के बराबर पेशेंस आ जाएगा। उनको ये समझ आ जाएगा कि मैंने शेयर पे नहीं मैनेजमेंट पे पैसा लगाया है। उनको ये समझ आ जाएगा कि टाइटन इज नॉट टाइटन, टाइटन इज बैक्ड बाय टाटा ग्रुप क्रेडिबिलिटी। आज कितने शेयर हैं जो बड़ी कंपनी ने अपने बच्चे दिए, आप क्यों नहीं इन्वेस्टेड रहते उसमें? आपको तो मल्टीफोल्ड रिटर्न आज ही चाहिए। सही बात है। और टाइटन के पीछे की स्टोरी क्या है? वो एक बड़ी यूनिक स्टोरी है, क्योंकि गोल्ड एप्रिशिएट कर रहा है, तो उनका जो स्टॉक होता है वो हर साल 20-30% बढ़ जाता है, विच एड्स टू देयर प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग।
करेक्ट। भाई आज उन्होंने शुरू में मान लो कंपनी खोली, 100 किलो गोल्ड लिया और वो लिया उन्होंने 3,000 या 5,000 रुपए पे। तो आज तो उसकी वैल्यू 1,27,000 या 1,30,000 हो गई ना बाय डिफॉल्ट। सही बात है। तो वो भी तो वैल्यू बढ़ रही है उनकी। हाँ, जो वो खरीद बेच कर रहे हैं उस पे तो 10-15-20% प्रॉफिट और मेकिंग चार्ज ले ही रहे होंगे वो, लेकिन जो उनकी असेट की वैल्यू बढ़ रही है वो तो कहाँ है वो भी 200-300 गुना ऐसे ही हो गई। करेक्ट। फिर। तो आप इस चीज को समझिए कि हर चीज सोना नहीं होती और हर ग्रुप टाटा नहीं होता, लेकिन अच्छे ग्रुप्स आते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है नहीं आते। आपके अंदर 26 साल का पेशेंस भी तो होना चाहिए। क्या बात। हम ये बात तो कह देते हैं कि 1,000 रुपए विप्रो में लगाए होते तो आज वो 2,300 करोड़ होते। अरे भाई 50 साल की पूरी एक जीवन भी तो लगता उसके अंदर। सही बात है। आप सिर्फ पैसे को तो गिन लेता है आदमी, अरे वो डिसिप्लिन, टाइम, जरूरत, कड़ापन कैसे होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 100 रुपए का बढ़िया से बढ़िया टॉप ऑफ द लाइन शेयर लेते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों आप लोग, 100 रुपए का शेयर लेते हैं, 90 रुपए आता है, लॉस बुक करके भाग जाते हैं कि इन्हें लगता है अरे यार यहाँ भी नुकसान। अरे तुम भाई साहब सोने जैसा शेयर ले रहे हो, बिल्कुल टॉप कंपनी का ले रहे हो, पेशेंस तो दिखाओ। जुआ सट्टा लॉटरी थोड़ी है कि भाई आज लिया है तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर कमी पेशेंस, डिसिप्लिन, माइंडसेट की है। वंस दे हैव दैट स्ट्रक्चर इन देयर डिसिप्लिन, लॉस नहीं होगा। और दूसरा एक और बहुत बड़ा कारण है अभिषेक लॉस का, एक आदमी सैलरीड है, ठीक है। उसने जैसे तैसे जोड़ तोड़ के 1,00,000 रुपया कमा लिया। अब उसे कहीं वो पान वान खाने गया, टैक्सी में गया, इधर गया उधर गया, उसको किसी ने बता दिया भैया ये एक स्टॉक है ये ले लिया, अब वो पूरा 1,00,000 रुपए उसमें लगा देगा। अरे भाई तू क्यों लगा रहा है 1,00,000? सही बात है। आपको जब पता है कि इट्स अ रिस्की अफेयर, सेबी और एनएससी रोज गाइडलाइन इशू कर रहे हैं कि भैया ये जो है 93% लोग नुकसान ट्रेडिंग कर रहे हैं। में इसमें नुकसान में हैं, तो जब आपको पता है कि आपका हाथ जल रहा है तो क्यों हाथ देना है रोज। सही बात है। सो नाउ व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको कोई पान वान इधर उधर से पता लग जाए, आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आप मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिए एक शेयर में। ठीक है। अब क्या होगा, हम मान के चलते हैं 0 हो गया, तो बाकी का 90,000 जो आपने एफडी या कहीं का रखा है आपको रिटर्न वो देगा। 7% 6% की रिटर्न देगा। तो एटलीस्ट आपका 1-1.5 साल में ये पैसा दोबारा पहुंच जाएगा। सो दैट योर कैपिटल इज नॉट लॉस्ट। अमेजिंग। मैंने क्या बोला, क्या मुझे नहीं दिख रहा बिटकॉइन 80,000 का? क्या मेरे को नहीं दिख रहा कि मैं लेवरेज पे यहाँ पे 10 लाख रुपए डालूं और एक पूरा बिटकॉइन ले लूं? लेकिन दोस्तों आज मुझे लेवरेज दिख रही है। जब मैंने 1.25 करोड़ बिटकॉइन था वहां डाला होता तो मेरे तो 50 लाख रुपए सुपड़ा साफ हो गया होता। सही बात है। तो अब ये किसने कह दिया कि 80,000 से 90,000 आ गया तो ये 70,000 नहीं जा सकता? जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो मेरे को अपनी पोजीशन साइजिंग यानी कि उतना ही पैसा डालना है जितने की मैं बचत कर सकता हूँ, यानी कि बचा सकता हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, आप पे पहले तो है ही पूरा 1,00,000 और वो 1,00,000 आपने हाईली रिस्क उस पर डाल दिया। अब अगर वो 50% रह गया तो आपकी नेटवर्क हिल रही है, इसीलिए लोगों को लॉस काटना पड़ता है। वेन एवर यू आर डूइंग ए प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, किसी भी स्टॉक में आप 5% डालिए, इससे ज्यादा डालिए ही मत। पोजीशन उतना ही मतलब मेरे पास 100 रुपए है, मैं 5 रुपए करके 20 स्टॉक ले लूंगा, या वैसे मैं तो नहीं लेता लेकिन मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। अब क्या होगा, इनमें से 2 स्टॉक मान लो बिल्कुल 0 होगा, यानी कि 10% पैसा खत्म हो गया। 10 पूरा तो नहीं होता, 2-5 बट 10 मान रुपए बच लेते हैं। लेते हैं। हाँ हाँ, थोड़े तो बच बाकी जाते हैं। 90 ने अगर केवल 10% रिटर्न दी तो आपने कितना कमाया, 9 रुपए, और यहाँ 10 गया तो आपका एटलीस्ट बराबर पे आ जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। बट लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो लालच इतना ज्यादा हावी होता है, क्योंकि वो कहीं से सुन के आ जाते हैं कि ये शेयर जो है 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए 6 रुपए का है, और ये अगर 1,000 चला गया तो वो बस वहीं से वो गिनने लग जाता है कि भैया प्रॉफिट कितना बड़ा है। अरे दोस्तों प्रॉफिट गिनना ही नहीं है, लॉस पे बात करना शुरू करो। क्या 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 बात है दीपक भाई, आपने जो इनसाइट्स आज दिए हैं 2026 के लिए, हम 100% श्योर ऑडियंस को बहुत मजा आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। आप यहाँ पर आए। दोस्तों आई एम प्रिटी श्योर आप चाहेंगे दीपक भाई, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है जब हमें कॉन्वर्सेशन करते हैं दीपक भाई के साथ, वो आपसे बहुत सारे इंसाइट्स लेके आते हैं।
तो अभी हाल फिलहाल में तो मैं और दीपक भाई जाएंगे क्योंकि हमारे छोले भटूरे आ गए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस दीपक भाई को लेके आऊं अपने चैनल पे तो कमेंट में छोले भटूरे लिख दीजिएगा। अगर 1000 छोले भटूरे मुझे दिख गए कमेंट्स में तो इंस्टेंट में दीपक भाई को वापस बुलाऊंगा। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन दीपक भाई, और लाइक करिए, शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड। ओह सॉरी चलो ये ब्लूपर्स में डाल देना लास्ट में भाई अपना एडिटर, ठीक है। 1 2 3